सोचिए जरा एक ऐसा लोकतंत्र जहां अदालत के एक फैसले को पलटने के लिए संविधान को ही बदल दिया जाए। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे ही नाटकीय संवैधानिक टकराव की कहानी में उतर रहे हैं जिसने सत्ता और न्याय के बीच की रेखा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे मामले का जो सबसे बड़ा सवाल था वो क्या था? क्या एक चुनी हुई संसद इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो अदालत के एक फैसले को बस एक कानून बनाकर खारिज कर दे? यही वो विस्फोटक सवाल था जिसका जवाब भारत के सुप्रीम कोर्ट को देना था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये कहानी एक चुनाव से शुरू हुई, लेकिन इसका अंजाम एक ऐसे अदालती फैसले पर हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। बात है 1971 के लोकसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती हैं, लेकिन उनके सामने जो उम्मीदवार थे राजनारायण, वो इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे देते हैं। आरोप था चुनाव में भ्रष्ट आचरण का। मतलब आरोप ये था कि चुनाव में सरकारी अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जो उस वक्त के कानून के हिसाब से पूरी तरह गैर कानूनी था। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। ये जो कुछ हफ्ते थे ना, इन्होंने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री का चुनाव ही रद्द कर दिया। इसके ठीक 13 दिन बाद पूरे देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा दिया गया और फिर अगस्त में संसद ने एक ऐसा कानून पास किया जो इस पूरी कहानी का रुख पलट सकता था। ये एक बहुत ही असाधारण और अभूतपूर्व रिएक्शन था। तो अदालत के इस फैसले के जवाब में संसद ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा विधायी हथियार बनाया जो पहले कभी देखा नहीं गया था। संसद लेकर आई 39वां संवैधानिक संशोधन और इसके जरिए संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 329A। इसका मतलब सीधा था, प्रधानमंत्री के चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद किसी भी अदालत में नहीं सुना जा सकता। और सबसे बड़ी बात, ये कानून पिछली तारीख से लागू होना था। मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ जो केस चल रहा था वो तो अपने आप ही खत्म हो जाता। मकसद बिल्कुल साफ था। इस संशोधन का एक ही मकसद था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह से बेअसर कर देना जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही थी। ये तो कानून के जरिए एक न्यायिक फैसले को सीधे सीधे पलटने की कोशिश थी। अब देखिए, ये जो कदम था ये सीधा सीधा शक्तियों के बंटवारे यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत से जाकर टकरा गया। लोकतंत्र में संसद का काम है कानून बनाना, कोर्ट का काम है उन कानूनों की व्याख्या करना और विवादों पर फैसला देना। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था मानो संसद खुद ही जज की कुर्सी पर बैठ गई हो और एक चलते हुए केस पर अपना ही फैसला सुना रही हो। तो अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और तब तक ये सिर्फ एक चुनाव का मामला नहीं रह गया था। ये तो अब भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की लड़ाई बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बहुत ही बुनियादी, बहुत ही गहरे सवाल थे। पहला, क्या संसद किसी भी चुनाव को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह बाहर कर सकती है? दूसरा, क्या विधायिका खुद एक जज की तरह काम कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, ये हमारे संविधान की बुनियादें हैं? क्या ये वो आत्मा है जिसे संसद भी नहीं बदल सकती? पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। जो भी फैसला आता वो भारत में सरकार और न्यायपालिका के रिश्ते को हमेशा के लिए तय करने वाला था। और फिर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में, बिना किसी लाग लपेट के ये ऐलान किया कि 39वें संशोधन का आर्टिकल 329A क्लॉज 4 पूरी तरह से असंवैधानिक है, शून्य है, उसे रद्द किया जाता है। ये एक जबरदस्त और बहुत ही साहसिक फैसला था। तो कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्या तर्क था? कोर्ट ने कहा कि ये संशोधन संविधान की आत्मा पर, उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला है। क्यों? क्योंकि ये फ्री और फेयर इलेक्शन के सिद्धांत को ही खत्म कर रहा था। ये कानून के राज को खत्म कर रहा था, जहां एक पद को कानून से ऊपर बनाया जा रहा था। इसने शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन किया और सबसे जरूरी बात, इसने जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायपालिका की समीक्षा करने की शक्ति को छीन लिया था, जो हमारे संविधान का एक आधार स्तंभ है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक फैसले ने हमारे लोकतंत्र पर आखिर क्या और कितना गहरा असर छोड़ा। और इस फैसले का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित कर दिया कि कानून का शासन ही सर्वोच्च है। कोई इंसान, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, वो कानून और संविधान के दायरे से बाहर नहीं हो सकता।
अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत तो 1973 के केशवानंद भारती केस में ही आ गया था, लेकिन ये पहला मामला था जहां इस सिद्धांत का इस्तेमाल असल में संसद के बनाए एक संवैधानिक संशोधन को रद्द करने के लिए किया गया। इसने साबित कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने वाला एक असली कवच है। तो आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी संविधान को बदला जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो उसके मूल सिद्धांतों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखती है? इस केस ने जवाब दिया, वो है बेसिक स्ट्रक्चर, वो लक्ष्मण रेखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और शायद यही वो चीज़ है जो किसी भी लोकतंत्र को असल में जिंदा रखती है।